तो फ्रेंड हम लोग देते हैं आज का टॉपिक कंटेम्पोररी लिटरेरी थ्योरी का एक सब्जेक्ट होता है बी एड फिफ्थ सेमेस्टर। तो उसमें हम लोग जो आज का टॉपिक वही रशियन फॉर्मलिज्म को हम लोग देखेंगे। तो जो मेन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग फर्स्ट सम ऑफ द फ्यू short questions we will try to try to understand. So the first, who coined the term literariness? लिटरेरीनेस जो टर्म होता है वो किसने कॉइन किए हैं? जो द टर्म लिटरेरीनेस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द रशियन फॉर्मलिस्ट रोमन जैकब्सन इन 1921। तो 1921 में रशियन फॉर्मलिस्ट वो होता है विक्टर स्केलोव्स्की एंड ऐसा बहुत सारे क्रिटिक्स होता है रशियन फॉर्मलिस्ट। तो रोमन जैकब्सन भी एक है। तो उन्होंने लिटरेरीनेस टर्म को कॉइन की गए हैं 1921 में। तो देख लेते हैं द वर्ड इज कॉल्ड द लिटरेरीनेस इज ए लिटरेरी क्वालिटी ऑफ ए टेक्स्ट। सो लिटरेरीनेस ये है कि लिटरेरी क्वालिटी है टेक्स्ट का, वही उसमें से ये देखा जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन लिटरेरी टेक्स्ट विद नॉन लिटरेरी टेक्स्ट। उसमें ये डिफ्रेंशिएट और ये डिस्टिंग्विश और ये तुलना की जाती है कि लिटरेरी टेक्स्ट और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट को। तो यही है लिटरेरीनेस। तो सेकंड क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म? The father of Russian formalism is Viktor Shklovsky। विक्टर सेलोव्स्की भी रशियन फॉर्मलिस्ट है। उनको द फादर ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म की तौर पे जाना जाती है। तो फ्रेंड थर्ड क्वेश्चंस देखते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म द फैमिलियराइजेशंस किसने की है? उन्होंने भी विक्टर सेलोव्स्की ने कॉइन की गई है। तो उसके जो मेन सोर्स है वो द थ्योरी ऑफ प्रोस इन 1925 ही वाज पब्लिश्ड दैट बुक। तो उसका एक पार्ट है, ऐसे का पार्ट है। तो ऐसे होता है जो RS डिवाइस उसमें से। तो हम लोग अभी मेन टॉपिक में जाते हैं कि रशियन फॉर्मलिज्म क्या है। तो रशियन फॉर्मलिज्म एक स्कूल होता है, एक ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स who support to analyze the text on the basis of form। मतलब रशिया से एक क्रिटिक्स होता है, एक स्कॉलर्स होता है, एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स उन्होंने की गई है कि एक टेक्स्ट मतलब एक बुक हो सकता है, एक राइटर्स का वर्क हो सकता है। उस वर्क टेक्स्ट उनको ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, व्हाट आर द डिवाइसेस यूज ऑन द टेक्स्ट, वो लोग एम्फसाइज करते हैं कि एक टेक्स्ट को कि स्ट्रक्चर के हिसाब से, एक फॉर्म के हिसाब से उनको जांच करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, इवेलुएट करना चाहिए। वही है रशियन फॉर्मलिज्म का मेन कंसर्न। तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं क्या है। द रशियन फॉर्मलिस्ट मूवमेंट कंसिस्टेड ऑफ टू डिस्टिंक्ट स्कॉलरली ग्रुप्स। तो रशियन फॉर्मलिज्म जो होता है वो दो ग्रुप, there are two groups divided into two groups. First, the Moscow linguistic circle। जो फर्स्ट ग्रुप में जो आते हैं वो मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल है। उसमें जो फाउंडर है वो रोमन जैकब्सन 1950 में उन्होंने फाउंड की गई है जो मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल को। तो उसके अलावा और भी है इस सर्कल के ग्रुप में, वो है ग्रिगोरी बिनोखो एंड पीटर
बॉगेटोरेप। तो वो लोगों ने उन जो ग्रुप है, उस ग्रुप में जो मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल की ग्रुप में आते हैं वो रोमन जेकब से आते हैं। उसके अलावा और दो है 1950 में शुरू की गई है। और सेकंड जो ग्रुप है वो है पीटरबर्ग ओपेजस ग्रुप। वो जाना जाती है कि सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज। तो उसमें जो ये जो दूसरा ग्रुप जो होता है वो 1916 में एस्टेब्लिश हुए हैं। इट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1916। तो उसका जो सपोर्टर है वो है विक्टर सेलोव्स्की। जो विक्टर सेलोव्स्की को हम लोग जाना जाते हैं कि द फादर ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म। ठीक है। तो रोमान जैकबसन उन्होंने किए हैं, उन्होंने लिटरेरीनेस फॉर्म को, लिटरेरीनेस जो टर्म होता है उनको कॉइन की गई है। और विक्टर सेलोव्स्की भी उन्होंने जो की है फेमिलराइजेशंस टर्म को कॉइन की गई है। उनके सपोर्ट में जो ओपेजस के ग्रुप होते हैं, उस ग्रुप में जो लोग होते हैं वो है लॉरी तेनियनोफ, बोरिस एस्चरबाम, ठीक है, विक्टर विनोग्रादोव वो है। तो इसमें से जो रशियन फॉर्मलिज्म होता है, रशियन फॉर्मलिज्म 1915 से शुरू हुए हैं। 1915 से 1930 तक उनका एग्जिस्टेंस है। जो रशियन फॉर्मलिज्म का एग्जिस्टेंस टिल 1930 तक है। तो उसका दो ग्रुप है। पहला जो ग्रुप है वो बताया गया है कि मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल, और दूसरा है ओपोजस ग्रुप। तो ओपोजस ग्रुप में कौन है, जो लिंग्विस्टिक सर्कल मॉस्को ग्रुप में कौन है, वो भी क्लियरली मेंशन की गई है। तो देख लेते हैं एक्चुअली जो रशियन फॉर्मलिज्म वो क्या है। रशियन फॉर्मलिज्म इज ए स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। रशियन फॉर्मलिज्म एक स्कूल होता है, एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप में कुछ स्कॉलर्स होता है। इन देयर स्कूल सम स्कॉलर्स आर देयर, दोस आर सपोर्टिंग द लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट from the Russia, then this literary text should be analyzed on the basis of form, on the basis of structure, जो पहले भी मैंने बताया गया है। और इसका जो यूजेस है अभी भी है। जो इस सेंट्रल टेनेंट इज that the text of writer works should be the focus of any inquiry or criticism regarding the work। जो उसका जो मेन टेनेंट है, मेन फोकस होता है वही है टेक्स्ट को जो वर्क के हिसाब से इंक्वायरी करना चाहिए, क्रिटिसिज्म करना चाहिए, उनकी मेन कंसर्न है। तो रशियन जो फॉर्मलिस्ट वो लोग बिलीव करते हैं कि लिटरेचर को बिलीव करते हैं स्पेशली पोइट्री को, कि पोइट्री शुड नॉट बी इंटरप्रेट बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी, हिस्टोरिकल इंटरेस्ट और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। बताया गया कि जो पोइट्री है, जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर को हम लोग की आइडियोलॉजी की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की तौर के हम लोग इंटरप्रेट करना नहीं चाहिए, हम लोग को एनालाइज नहीं करना चाहिए। जो रशियन फॉर्मलिज्म लोग बताया गया है कि स्कॉलर्स बताए गए कि यू हैव टू एनालाइज द टेक्स्ट, यू शुड नॉट एनालाइज द टेक्स्ट और इंटरप्रेट ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। इज इट जैसे मार्क्स आइडियोलॉजी, दे हैव दैट बेस सुपरस्ट्रक्चर this, so this not on the basis of that ideology, so you can analyze, you can interpret the text on the basis of those ideologies or historical background. You cannot you cannot interpret on the basis of historical background or historical interest और जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो बताया गया है कि आर्किटाइपल जो क्रिटिसिज्म, उसके हिसाब से आप टेक्स्ट को जज नहीं कर नहीं पाएंगे कि यू कैनॉट एनालाइज ऑन दिस बेसिस। सो यू कैन डू द टेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली फॉर्म और स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजीज और लिटरेरी डिवाइसेस, यू कैन डू इट। जैसे बताया गया है द literary art is the total effect of literary devices. You can
analyze the text on the basis of literary devices and strategies which the writer used to achieve in their writing. So आप उसमें एक टेक्स्ट को जांच कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गए हैं, कौन सा स्ट्रेटजी यूज़ की गई है राइटर ने, वही को आप जांच कर सकते हैं. वही है रशियन फॉर्मलिज्म का मेन कंसर्न. तो जो स्ट्रेटजी, जो टेक्निक्स, जो डिवाइसेस होता है, हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल. जो कुछ कुछ राइटिंग में इल्यूजन यूज़ करते हैं कि टेक्स्ट में एलेगोरी यूज़ करते हैं, मेटाफोर. जैसे मेटाफोर एग्जांपल, सिफ, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट. ऐसे है कुछ. जैसे देखो यहाँ कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट. सिमिली सिमिली जैसे योर फेस इज रेड एस रोज एस. जैसे तो ऐसे रिदम, इमेजरी इमेजरी जैसे डेफोडिल्स एक वर्ड्सवर्थ का एक पोएम होता है, उसमें यू वंडर्स ऐसे क्लाउड, ऐसे कुछ इमेजरी देके पोएम को, पोएटिक लाइन को एक्सप्लेन की गई है कि रचना की गई है. तो दिस आर द इमेजरीज. एंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर, साउंड, पैराडॉक्स, डेनोटेशन कैनोटेशन, जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यूज़ की गई है उस टेक्स्ट में, वही को मेन रशियन फॉर्मलिज्म फोकस की गई है. तो शायद आप लोग अभी थोड़ा तो आइडिया मिला होगा कि रशियन फॉर्मलिज्म एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ग्रुप होता है. वो लोग सपोर्ट करते हैं कि एक लिटरेरी टेक्स्ट को ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर, लिटरेरी डिवाइस, स्ट्रेटेजीज, how they use, how the writer use. This is the main concern. It is not on the basis of what the content is. It's not, they are not supporting on that. So this is the main concern of Russian formalism, mainly focus. So the next, the literary assumptions of Russian scholars. So if you after this reading you can understand very clearly. So friend, try to see that they reject the beliefs that the work of literature was the expression of author's worldview. इसमें दे जो रशियन फॉर्मलिज्म स्कॉलर्स होता है, जो रशियन फॉर्मलिस्ट, वो लोग टोटली रिजेक्ट करते हैं कि जो राइटर ने जो अपने हिसाब से जो एक्सप्रेस किए हैं वही को जो रशियन फॉर्मलिस्ट वो बिलीव नहीं करते. वो दे आर टोटली रिजेक्ट. मीन्स वट एवर द राइटर हैज़ expressed throughout his experience, throughout his society perspectives, throughout his own intention or his feeling. These are the not main concern according to the Russian scholars, according to the Russian formalists. They are all rejecting these things. They are mainly concerned there. What are the device used? What are the text form? This is their mainly concern. See the second point you can see, for them, for Russian formalists, a form is the superior to content. से बताया गया है फॉर्म, क्या फॉर्म में लिखे गए हैं, क्या रिदम यूज़ किए हैं, क्या इमेजरी यूज़ किए हैं, क्या कैनोटेशन, क्या डेनोटेशन, क्या पैराडॉक्स यूज़ किए हैं उस टेक्स्ट में, वही मेन कंसर्न है. थर्ड नंबर, they rejects the irrelevancy of psychological and biographical criticism. बताया गया है कि जो साइकोलॉजिज्म जो साइकोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव टेक्स्ट में दिए गए हैं कि वही को सब रिजेक्ट कर देते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड द 4 पॉइंट्स. दे एडवोकेट ए साइंटिफिक अप्रोच टू लिटरेचर. वो लोग एक टेक्स्ट को साइंटिफिक अप्रोच के तौर पे एनालाइज करते हैं कि उसमें बताया गया है और भी पोएटिक लैंग्वेज एज ऑटोनोमस हैविंग देयर ओन इंडिविजुअलिटी. एक पोएट, he or she can use individuality. She can express own literary device, own imageries, own thought, own method, own literary device. These are the main concern. Here
इट्स नॉट मेयरली एज ए प्लेटफॉर्म। इसमें ऐसा नहीं है कि एक ये लिटरेरी टेक्स्ट एक प्लेटफॉर्म है, उसमें आप रिलीजियस के और पॉलिटिकल और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आइडियाज़ को आप डिस्कस कर सकते हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। इसमें बताया गया है कि आप आपका एक इंडिविजुअलिटी होता है लैंग्वेज, पोएटिक लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए। वो इमेजरी के तौर पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप रिलीजियस को हाईलाइट करके कि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव का हाईलाइट करके डिस्कस करेंगे। ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसीलिए बताया गया कि जो रशियन फॉर्मलिज्म सपोर्ट not on that discussing the religious and political and sociological ideas. Okay, so the next, the focus on literary analysis or examination of a text literariness standard, जो क्वालिटी टैक्स वो लोग कैसे जांच करते हैं, क्या डिवाइस यूज़ किए हैं, कौन सा फॉर्म में डाला गया है, वही वो लोग जांच करते हैं। और बताया गया है अकॉर्डिंग टू देम द लैंग्वेज इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर्मल स्टडीज़। लैंग्वेज को वो लोग ज़्यादा एम्फासाइज की गई है। कौन सा लैंग्वेज यूज़ की गई है, कि कॉमन लैंग्वेज या और लिटरेरी लैंग्वेज को यूज़ की गई है। तो कॉमन लैंग्वेज यूज़ की गई है, तो कॉमन लैंग्वेज को कैसे कैसे एक्सप्रेस किए हैं वो लोग, कौन सा मेटाफोर यूज़ की है, कौन सा स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है, कौन सा मीथड में लिखी गई है, वही को वो लोग ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि रशियन फॉर्मलिज्म। तो जो लास्ट है, तो मैंने पहले भी कहा कि 1930 में जो रशियन फॉर्मलिज्म का जो थ्योरी है वही एग्जिस्ट है। तो क्या हुआ है 1930 में? 1930 में द गवर्नमेंट ऑफ सोवियत यूनियन they have suppressed, they have stopped, because सोवियत पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को वो लोग रशियन फॉर्मलिस्ट लोग हाईलाइट नहीं करते, उनकी अगेंस्ट में है। इसीलिए जो रशियन फॉर्मलिस्ट है उन लोगों को सप्रेस की गई है 1930 में। तो उसके बाद जो रशियन फॉर्मलिज्म है वो रिस्टेब्लिश हुआ है कब? 1960 में। कैसे? फ्रेंच और अमेरिकन जो स्कॉलर्स है वो लोग स्ट्रक्चरलिज्म एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, एक नया स्कूल ऑफ थॉट्स, ओके, एक थ्योरी, एक क्रिटिसिज्म लेके आए हैं। उस वक्त फिर से रशियन फॉर्मलिज्म वो रीएस्टेब्लिश हुआ है। लेकिन रशियन फॉर्मलिज्म और जो स्ट्रक्चरलिज्म थोड़ा अलग से हुआ है उस वक्त। तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ तो आइडिया मिला होगा। So that's all the references. I have chosen 3 references. So thank you all. Thank you.